टिश्यूज का कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी आज हम एनसीईआरटी डिटेल्स और उसकी एनसीईआरटी एक्टिविटीज पढ़ने वाले हैं। अब जो है प्लांट टिश्यूज का पार्ट है, जिसमें सबसे पहला प्लांट टिश्यू आपको पढ़ने के लिए मिलेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और आपको बस ये चीज याद रखनी है कि जाइलम जो होता है वो आपका डेड होता है एक्सेप्ट द जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है, एक्सेप्ट द जाइलम पेरेन्काइमा। और आपका जो फ्लोएम होता है वो आपका लिविंग होता है एक्सेप्ट द फ्लोएम फाइबर्स। सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी और सबकी लाइफ भी काफी अच्छी चल रही होगी, जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई हैं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई ऑलरेडी हम आपका चैप्टर टिश्यूज का कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी आज हम एनसीईआरटी डिटेल्स और उसकी एनसीईआरटी एक्टिविटीज पढ़ने वाले हैं, स्पेसिफिकली आपके प्लांट टिश्यूज की। अब भाई अपने पास अपनी एनसीईआरटी की बुक जरा खोल करके रख लेना इस सेशन को देखने से पहले, क्योंकि आपको आज बताऊंगी कि कौन कौन से पोर्शन में एनसीईआरटी के किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं और क्या क्या पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। हियर वी गो विद द प्यारा सा मोटिवेशनल कोट, डिफिकल्ट रोड्स लीड्स टू द ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। तो भाई ये आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा 9th क्लास बहुत टफ है, एंड जेन्युइनली अगर आप 8th से 9th में आओगे तो थोड़ा सा वेरिएशन होता है, बहुत ही ड्रास्टिकली वेरिएशन हो जाते हैं, थोड़ा सा भी नहीं बोलूं। तो मेक श्योर करना कि बस अपनी गलतियों से सीखो। मार्क्स कम आ रहे हैं तो इतना डिसहार्टेन होने की जरूरत नहीं है, बस डिटरमिन रहो कि मैं मार्क्स अच्छे लेकर के आऊंगा और बस पढ़ना शुरू कर दो। चलो तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद द वेरी फर्स्ट थिंग। तो भाई आपका ये जो है प्लांट टिश्यूज का पार्ट है, जिसमें सबसे पहला प्लांट टिश्यू आपको पढ़ने के लिए मिलेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो क्या कहते हैं, ऐसे टिश्यूज कहते हैं विच आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग टिश्यूज। ये कैसे टिश्यूज होते हैं? विच आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग टिश्यूज, है ना। तो अब आपकी बुक में ये फिगर जो दिया हुआ है, फिगर 6.2, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके लोकेशंस मेंशन है कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स। रूट्स की टिप पे और शूट्स की टिप पे प्रेजेंट होते हैं आपके एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट इन बिटवीन द इंटरनोड्स, इन बिटवीन इंटरनोड्स। और आपके साइड्स ऑफ द स्टेम में, स्टेम के साइड्स में आपके लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जो उसकी विड्थ को या फिर गर्थ को इंक्रीज करवाने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? इंक्रीज करवाने में हेल्प करते हैं। तो ये आपके 3 पार्ट्स हो गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के, और उसका ये डायग्राम हो गया, जिसमें आपसे या तो वो डायग्राम एज इट इज ड्रॉ करने के लिए आपको बोल देगा, या तो वो आपसे कहेगा कि ये जो लेबलिंग है इसका फंक्शन क्या है, ये लोकेटेड कहाँ पे है, या फिर आपको ABCD करके वो ये बोल देगा A की लोकेशन क्या है, B का क्या है, C का क्या आंसर है, इस तरीके से। तो आप अगर इस पैराग्राफ में देखोगे तो ग्रोथ ऑफ द सेल जो होती है अकर्स ओनली इन स्पेसिफिक रीजन। एक स्पेसिफिक रीजन में ही आपके ग्रोथ प्लांट्स में होती है, और वो करवाते हैं आपके कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स, दैट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो आपके फिगर में मेंशन है। न्यू सेल्स जो होते हैं वो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रोड्यूस करते हैं इनिशियली, और जब आपके यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी ये कैपेसिटी लूज कर देते हैं डिवीजन की, जो मैंने आपको बताया था, देन दे एक्ट एज अ परमानेंट टिश्यूज। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग टिश्यूज को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और आपकी बुक में ये जो फिगर 6.2 है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम इस पोर्शन के ऊपर, जहां पे आपका क्या दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूछी जाती हैं, जिसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? एक्टिव होते हैं बहुत, साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है, थिन सेल्यूलोज वॉल्स होती हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, एंड दे लैक वैक्यूल्स, ठीक है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सेल वॉल थिन होती है, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और वैक्यूल्स की प्रेजेंस नहीं होती है, ठीक है।
जब यही आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं, एक स्पेसिफिक रोल ले लेते हैं एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, एज अ रिजल्ट दे फॉर्म द परमानेंट टिश्यूज। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जहां पे वो एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन ले लेता है, उसी को ही हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी सेल डिवीजन करने की कैपेसिटी लूज कर देते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं, उनका एक पर्टिकुलर शेप रह जाता है जो चेंज नहीं होता है, एक पर्टिकुलर साइज हो जाता है जो चेंज नहीं होता है। ऐसे प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और जो उनमें से आपके टिश्यूज बने उनको हम परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं, जो कि आपके इस पैराग्राफ में मेंशन है। अब ये परमानेंट टिश्यू मैंने आपको बताए थे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। अब आपके यही सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्दर आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट आपका क्या होता है, पेरेन्काइमा होता है ना जी, पेरेन्काइमा आपको मैंने बताया था। दूसरा होता है आपका कॉलिनकाइमा, ठीक है, और थर्ड होता है आपका स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा। तो भाई सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, फ्यू लेयर्स प्रेजेंट होती है जो हमें सिंपल परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। इनमें अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, थिन सेल वॉल होती है और लिविंग सेल्स होते हैं। देखो ये आपके पेरेन्काइमा सेल्स के बारे में बताया जा रहा है। देखो ये पेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, जिनमें अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, पहली प्रॉपर्टी। थिन सेल वॉल होती है दूसरी प्रॉपर्टी, लिविंग सेल्स होते हैं तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी लूजली अरेंज होते हैं, मतलब बहुत सारी इंटरसेल्युलर स्पेसेस इसमें प्रेजेंट होती है, फोर्थ प्रॉपर्टी। और लास्ट में इनका फंक्शन क्या होता है, दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज, दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज। ठीक है, ये फंक्शन का, स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था कॉलिनकाइमा, जो आपका क्या था, ऐसा परमानेंट टिश्यूज था जो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, उससे पहले हमने आपको 2 टाइप के पेरेन्काइमा बताए थे। एक मैंने आपको बताया था क्लोरेन्काइमा, क्या बताया था, एक मैंने बताया था आपको क्लोरेन्काइमा, जिसमें किसकी प्रेजेंस होती है, देखो लिखा है, इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड हेंस परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। और एक्वाटिक प्लांट्स में लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं इन्हीं पेरेन्काइमा में, ताकि उनको वो फ्लोट करने में हेल्प कर सके। इस टाइप के पेरेन्काइमा को हम क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा बोलते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में ही मेंशन है। ठीक है, हमने फिर नेक्स्ट पढ़ा था कॉलिनकाइमा, जो क्या प्रोवाइड कर रहा था, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था प्लांट्स को। ये क्या कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, टेंड्रिल्स में प्रेजेंट होते हैं, स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स मतलब यहाँ पे मनी प्लांट की बात हो रही है कि जैसे ही उसे सपोर्ट मिलता है वो कैसे गोल गोल घूम करके ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो मनी प्लांट, ये क्लाइंबर्स, उनके टेंड्रिल्स को टूटने से बचाने के लिए, ब्रेक होने से बचाने के लिए, कि बहुत जोर से हवा चल रही है कहीं वो टूट करके गिर ना जाए, तो इस टूटने से उसको बचाने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम कौन करते हैं, कॉलिनकाइमा। ठीक है, और ये ऑल्सो क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इनको मैंने क्या बताया था, लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, लंबे लंबे से, इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर्स, मतलब कॉर्नर्स जो उनके किनारे होते हैं ना आपके, इस तरीके के सेल्स होते हैं आपके, ऐसे सेल्स। ठीक है, इस तरीके के ऐसे आपको लगे हुए सेल्स दिखेंगे। तो इनके जो ये किनारे होते हैं ना, ये थिकेंड होते हैं। कैसे होते हैं, दीज आर थिकेंड, है ना। और क्या प्रेजेंट होता है इनमें, पेक्टिन। इनके सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, पेक्टिन एंड सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, जो वर्ड आपको याद रखना है। इनकी सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, पेक्टिन और सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, जबकि पेरेन्काइमा की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। ये वर्ड आपको याद रखना है कि इरेगुलरली थिकेंड होते हैं और बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इससे आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और इवन अगर आपका लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा तो आपको ये प्रॉपर्टीज भी उनकी लिखनी पड़ेंगी। लास्ट में इसी में आपने पढ़ा था स्क्लेरेन्काइमा के बारे में, जो प्लांट के हार्ड स्टफ में प्रेजेंट होता है, जैसे कि हस्क ऑफ कोकोनट। ये आपके सेल्स जो होते हैं डेड होते हैं, इनकी लॉन्ग और नैरो, इस तरीके से लॉन्ग और नैरो सेल्स होते हैं, इस तरीके से लॉन्ग और नैरो सेल्स होते हैं आपके। सेल वॉल जो होती है थिकेंड होती है लिग्निन की वजह से,
थिक होती हैं, इंटरनल स्पेस एब्सेंट होती है, नो इंटरनल स्पेस। स्टेम्स में, वैस्कुलर बंडल्स में, वेन्स ऑफ द लीफ, सीड्स, नट, ये सब क्या है, इनके लोकेशन है कि आपका स्क्लेरेंकाइमा कहाँ प्रेजेंट होता है। एक तो डेड होता है, ठीक है, सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं प्रेजेंट होती हैं, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। और क्या होता है, और क्या होता है, इनकी सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लिग्निन, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लिग्निन, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आ गया समझ में? ठीक है, आ गया समझ में। ये आपकी बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम आपके एपिडर्मिस के ऊपर, जिसके ऊपर एक लॉन्ग आंसर आपसे पूछा जा सकता है, सॉरी। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, 2 मिनट पानी पी लूं। तो एपिडर्मिस जो होता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल दैट इज कॉल्ड द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होता है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर होती है आपकी। और आपके प्लांट में, उन प्लांट्स में प्रेजेंट होती है जो ड्राई हैबिटेट में रहते हैं, मतलब जहां पे सनलाइट बहुत सारी होती है, ठीक है। सनलाइट से उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एपिडर्मिस जो होती है उनकी थिकर होती है, ताकि वो वाटर का लॉस से उनको प्रिवेंट कर सके। वाटर लॉस जो हो सकता है सनलाइट में ज्यादा हो सकता है, इसीलिए उससे प्रोटेक्शन के लिए उनमें एपिडर्मिस लेयर बहुत मोटी होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। एंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट को कवर करती है और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। कभी कभी आपकी उन प्लांट्स को जो मतलब भाई सभी प्लांट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है तो प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करती ही है, साथ साथ में इनके एक वैक्सी कोटिंग भी प्रेजेंट होती है जो वाटर रेजिस्टेंट होती है। वाटर रेजिस्टेंट का मतलब पानी की वजह से उनकी जो स्टेम होती है प्लांट की, वो खराब नहीं होती है। क्या सिक्रीट करते हैं आउटर सरफेस पे? एक क्यूटिन नाम का सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, जो कि एक वैक्सी कोटिंग होती है। क्या होती है? क्यूटिन नाम की एक वैक्सी कोटिंग सिक्रीट करते हैं, जो लॉस ऑफ वाटर में और प्रोटेक्शन में, किसी मैकेनिकल इंजरी, पैरासाइट, फंगस का इन्फेक्शन होने से भी प्लांट को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। Since it has a protective role to play, cells of the epidermal tissue forms a continuous layer without any intercellular spaces। अब आपको ये चीज याद रखनी है कि एपिडर्मल सेल्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये लेयर के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक प्रेजेंट होते हैं और इनमें बिल्कुल भी इंटरसेल्युलर स्पेसेस की प्रेजेंस नहीं होती है, फ्लैटेंड होते हैं। आपके बाहर की जो इनकी वॉल्स होती हैं वो थिकर होती हैं, इनर वॉल्स आपकी स्मॉल रहती हैं। और कभी कभी जो आपकी लीफ होती है, लीफ, उसके ऊपर जो एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर जो एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है उसमें आपके स्मॉल पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द स्टोमेटा, जो आपके किडनी शेप्ड होते हैं, गार्ड सेल से बने हुए होते हैं, नेसेसरी होते हैं ट्रांसपिरेशन के लिए और गैसेस के एक्सचेंज के लिए। तो ये स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीफ की एपिडर्मल लेयर में, जो उनके ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में और गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से आपकी बुक में लिखा हुआ है ये पूरा पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम आपके एपिडर्मल सेल्स, जो आपके दूसरे टाइप के होते हैं, आपके रूट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। उनका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन करने का। लॉन्ग हेयर्स, जिसको हम रूट हेयर्स बोलते हैं, ये एपिडर्मिस जो होता है ना, इन्हीं के अंदर से, ये सपोज करो आपका रूट है तो ये पूरा एपिडर्मिस से कवर है, तो यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे हेयर्स निकल रहे होते हैं जिनको हम रूट हेयर्स बोलते हैं। ये रूट हेयर्स क्या करते हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी वहां से एब्जॉर्ब हो सके। इन्हीं कुछ बहुत डेजर्ट प्लांट्स में ना ये वैक्सी कोटिंग सिक्रीट करते हैं, जो अभी मैंने बताई थी, दैट इज द क्यूटिन, जो कि एक वाटरप्रूफ होती है और उनके आउटर सरफेस पे प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अब बात ये आती है कि आपका एपिडर्मिस कॉर्क में कब कन्वर्ट होता है। सबसे पहली चीज, एपिडर्मिस जो होता है ना आपका, एपिडर्मिस जो होता है वो आपके प्राइमरी प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है? प्राइमरी प्लांट बॉडी। अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, प्राइमरी प्लांट बॉडी का मतलब होता है ऐसे ट्रीज, आपके ऐसे प्लांट्स जो अभी अपनी हाइट को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे प्लांट जो अपनी हाइट को बस इंक्रीज कर रहे हैं, उस टाइप के प्लांट बॉडी को हम प्राइमरी प्लांट बॉडी कहते हैं। जैसे हम लोग क्लासेस होती है प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासेस की, 1st to 5th वाली प्राइमरी क्लास
क्लासेस हो गई, उसके बाद 6 to 8 वाली सेकेंडरी क्लासेस हो गई, फिर 9th से 12th वाली हमारी हायर सीनियर सेकेंडरी क्लासेस हो जाती हैं। तो इस तरीके से उनको हम प्राइमरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि छोटे होते हैं। तो जो आपके छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, जो आपका जिनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती, उनमें आपकी एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। लेकिन जैसे जैसे आपका प्लांट्स ग्रो होता है, उसकी आउटर प्रोटेक्टिव लेयर चेंज होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है? चेंज होने लग जाती है, जो कि कॉर्क की फॉर्मेशन करती है। किसकी फॉर्मेशन करती है? कॉर्क की फॉर्मेशन करती है। तो जब आपके ट्रीज बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, उनकी हाइट भी बहुत ज्यादा होती है और थिकनेस भी बहुत ज्यादा होती है, तो उनमें आपके यही एपिडर्मल सेल्स कॉर्क सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो आपके डेड सेल्स होते हैं बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इस तरीके से कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं प्रेजेंट होती। और जैसे आपके एपिडर्मल सेल्स क्यूटिन सिक्रीट कर रहे थे, वैसे ही आपके कॉर्क सेल्स में एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, दैट इज द सुबेरिन, जो उनको वाटर और गैसेस से बचाता है, मेक इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। मतलब आपके इन कॉर्क सेल में से ना तो पानी अंदर जा सकता है और ना ही आपकी गैसेस ट्रांसफर हो सकती है। जबकि आप एपिडर्मिस में देख रहे हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट था, उसमें गैसियस एक्सचेंज हो रहा था। कॉर्क सेल में ऐसा कुछ नहीं होता है, डेड सेल्स होते हैं आपके, इम्परवियस होते हैं। इम्परवियस का मतलब ना तो वो वाटर की एंट्री अलाउ करते हैं, ना ही वो गैसेस की एंट्री अलाउ करते हैं। और कॉर्क सेल जो होते हैं आपके उन प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं जिनकी हाइट भी बहुत बड़ी हो गई है और विड्थ भी बहुत, जैसे कि ट्रीज जिनको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। हर्ब्स और श्रब्स जो होते हैं उनमें प्राइमरी प्लांट बॉडी होती है, लेकिन जब आपका प्लांट बहुत लंबा हो जाता है, ट्री बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्लांट बॉडी, और उनमें आपके कॉर्क सेल्स प्रेजेंट होते हैं। चलो, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्टिविटीज। अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि मैम जाइलम एंड फ्लोएम का क्या? तो भाई आपके बुक में जो जाइलम और फ्लोएम है, उनके सिर्फ पार्ट्स मेंशन है, उनके सिर्फ पार्ट्स के नेम मेंशन है, ठीक है। और आपको बस ये चीज याद रखनी है कि जाइलम जो होता है वो आपका डेड होता है, एक्सेप्ट द जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है, एक्सेप्ट द जाइलम पेरेन्काइमा। और आपका जो फ्लोएम होता है वो आपका लिविंग होता है, एक्सेप्ट द फ्लोएम फाइबर्स। ये आपका लिविंग होता है एक्सेप्ट आपका फ्लोएम फाइबर्स। बस आपकी बुक में इतना सा ही मेंशन है आपके जाइलम और फ्लोएम के बारे में, कि जाइलम जो होता है वो डेड होता है, उसमें जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़ करके, फ्लोएम जो होता है वो लिविंग सेल्स होते हैं, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ करके जो डेड पार्ट होते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले आते हैं हम वेरी फर्स्ट एक्टिविटी पे। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इस एक्टिविटी में हो क्या रहा है। उन्होंने क्या लिया, 2 ग्लासेस ली, एक ए ग्लासेस लिए, एक बी ग्लास लिया, और दोनों में ही उन्होंने क्या डाल दिया, अनियन डाल दिया, जिसमें क्या प्रेजेंट थे, रूट्स प्रेजेंट थे, ठीक है। उसमें क्या प्रेजेंट थे, अनियन डाल दिया, जिसमें उन्होंने 2 रूट्स प्रेजेंट थे, ठीक है। फिर जब आपकी एक दिन डे 1 के बाद दोनों पहले सेम थे, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हो कटी हुई रूट्स देख रहे हो, ऐसा नहीं था। हमने अनियन जो लिया, दोनों की रूट्स एक जैसी थी, उसको हमने ग्लास के अंदर डाल दिया जिसमें पानी भरा हुआ था। फिर डे 1 के बाद, ठीक है, डे 1 2 3 3 दिन के बाद डे 4 में चौथे दिन पे हमने क्या किया, बी का जो रूट था, बी अनियन का जो रूट था, इसको हमने कट कर दिया। 4th डे पे, डे 4 पे हमने इस अनियन की रूट्स को कट कर दिया, ठीक है, इस अनियन की रूट को कट कर दिया, ठीक है। और अगेन हमने 3 दिन बाद या 5 दिन बाद जब इसको ऑब्जर्व करोगे आप लोग, तो आप देखोगे कि ए की जो रूट्स हैं वो ग्रो हो गई हैं, उनकी ग्रोथ हो गई है, वो लेंथ उनकी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। लेकिन जब आप इस बी वाली रूट को देखोगे, बी वाली रूट को देखोगे, तो नो इंक्रीज इन द ग्रोथ, कोई भी ग्रोथ में इंक्रीज नहीं होगी, कोई भी लेंथ आपकी इन रूट्स की नहीं इंक्रीज हुई होगी। तो ऐसा किस लिए हो रहा है, ऐसा इसका रीजन इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूं कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टिप ऑफ द रूट पे,
टिप ऑफ द रूट पे कौन प्रेजेंट होते हैं? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो लेंथ ऑफ द रूट को इंक्रीज करते हैं। किसको इंक्रीज करते हैं? लेंथ ऑफ द रूट को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो अब भाई आपने रूट्स की एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही काट दिया, तो आपकी ये जो अनियन की रूट्स हैं वो ग्रो कैसे करेंगी? तो बस वो यही बताना चाह रहा था कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अगर आप शूट में से या रूट में से कट कर दोगे तो ना रूट की ग्रोथ होगी लेंथ के कंडीशन में और ना ही स्टेम की ग्रोथ होगी लेंथ के कंडीशन में। बस ये एक्टिविटी इतना सा ही बता रही है आपको, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं। तो नेक्स्ट एक्टिविटी पे उसने क्या किया है, उसने एक प्लांट को लिया है और प्लांट का ना ऐसा ट्रांसवर्स सेक्शन, जैसे कि ये मेरा पौधा है तो मैंने उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली कट कर दिया है। हॉरिजॉन्टली कट करने के बाद उसको हमने क्या किया, उसकी स्लाइसेस को सैफरनीन से कलर कर दिया, उस पे ग्लिसरीन का ड्रॉप डाला ताकि वो ड्राई ना हो, और फिर उसको हमने माइक्रोस्कोप में चेक किया, जो कि आपके सेल्स कुछ इस तरीके से दिखेंगे, लेकिन ये सेल्स आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ज्यादा अच्छे से दिखेंगे। इस तरीके से वेरियस अरेंजमेंट ऑफ सेल्स आपको दिखेगी, ठीक है। तो अब वो ये पूछ रहा है कि जब आप वो अरेंजमेंट ऑफ सेल देखोगे तो क्या सारे सेल्स का स्ट्रक्चर सिमिलर होगा? नहीं भाई, सारे सेल्स का स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स कैन बी सीन? तो आपने कितने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स देखे? आपने फ्लोएम देखा जो कि एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ना। जाइलम देखा, वो भी आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। आपका कॉर्टेक्स देखी, बीच वाला ये। कैम्बियम देखा, कैम्बियम जो होता है उसको हम लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, तो कैम्बियम जो है आपका वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। एपिडर्मिस दिखी, पिथ आपको बीच का पोर्शन दिखा। तो कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आपको दिखे। कैन वी थिंक ऑफ रीजन व्हाई देयर वुड बी सो मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स? भाई हर सेल का अपना अपना काम होता है। इतने सारे सेल्स हमको इसीलिए दिखे क्योंकि आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्राइमरी प्लांट बॉडी में था जो उसकी लेंथ को इंक्रीज करा रहा था। अब एक टाइम तक आते आते जब प्लांट की लेंथ इंक्रीज हो जाती है तब उसकी ब्रेथ को भी इंक्रीज करना, गर्थ को भी इंक्रीज करना जरूरी हो जाता है। उस केस में यही पेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू आपके परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमें इतने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दिखे जब हमने उसकी स्टेम को कट करके माइक्रोस्कोप में देखा। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी में उसने क्या किया है, रियो नाम की एक लीव्स होती हैं, ठीक है। उस रियो नाम की लीव को हमने फ्रेश रियो लीव्स मतलब वो पहले पेड़ पे लगी हुई थी, उसी पेड़ से हमने रियो लीव को नोचा और उसको नोच करके हमने स्ट्रेच करके नोचने की कोशिश करी, क्या था, ब्रेक करने की कोशिश करी ताकि हल्के से रेशे आ जाते। जब आप लीफ को ऐसे स्ट्रेच करके फाड़ते हो ना तो उसमें से बंडल शेप्ड स्ट्रक्चर, ऐसे लाइंस दिखती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर एक्चुअली में नहीं होते लेकिन ऐसे कुछ दिखता है। जब आप उस चीज को ब्रेक करते हो ना तो कुछ ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसमें से निकल करके आता है। उस पील को फिर हम क्या करेंगे, सैफरनीन डाल करके, ग्लिसरीन डाल करके माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे। और जब आप उस पील को, उस ब्रेक की हुई पील को ऑब्जर्व करोगे ना तो उसमें आपको स्टोमेटा दिखेगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे बस वो आपके स्टोमेटा देखने के लिए आपसे ये एक्टिविटी करवा रहा था जो आपकी एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस ऑफ लीफ में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। उस स्टोमेटा को देखने के लिए ही रियो लीफ ली गई थी। अब रियो लीफ में ऐसे थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर इजीली दिख जाते हैं, इसीलिए स्पेसिफिकली रियो लीफ को लिया गया है। आप कोई और लीफ भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन जो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ताकि मेरे सारे प्यारे बच्चों को मैं होमवर्क का रॉक स्टार बना सकूं। तो चलो भाई, अब जाते जाते क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है ताकि जब भी मैं आपका ऑनलाइन आऊं या सेशन लेकर के आऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर इन केस आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है कोई क्वेरी के लिए कि 9th में क्या करना चाहिए और आपको अच्छे से कंटेंट चाहिए, इनोवेटिव कंटेंट चाहिए, तो आप मुझे खुशबू_भाटिया की स्पेलिंग पे जरा ध्यान दे लेना। इट्स अ YAA नॉट IA। तो इस पे ध्यान दे करके आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो बस अब जाते जाते क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइज एंड टेक केयर।